नमस्कार स्टूडेंट। पॉलिटी के इस चौथे टॉपिक में आपको नागरिकता संबंधित सभी तथ्यों को एनालिसिस किया जाएगा। आइए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस टॉपिक को सभी स्टूडेंट आखिर तक समझेंगे। ये टॉपिक कुछ ऐसा है जिसको आप शुरू से आखिर तक अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको ये आसानी से समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, नागरिकता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात ये आती है कि नागरिकता होती क्या है। व्हाट इज सिटीजनशिप? नागरिकता होती क्या है? तो अगर नागरिकता के बारे में एक लाइन में को डिफाइन किया जाए तो किसी राजनीतिक व्यक्ति या समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता को नागरिकता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं आप। किसी राजनीतिक व्यक्ति या की पूर्ण और समान सदस्यता को नागरिकता कहते हैं। को नागरिकता कहते हैं। ये इसको डिफाइन करने के लिए मेरे द्वारा कुछ एक इंपोर्टेंट लाइन लिखी गई है। ठीक है ना। वैसे नागरिकता की कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन नहीं दी हुई है। बस आप यहाँ इसको समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे, ठीक है ना, कि नागरिकता क्या है, तो आप बता सकते हो कि राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता को नागरिकता कहा जाता है। अगर मान लिया क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नागरिक कौन होता है, नागरिक किसे कहते हैं, तो प्रिय छात्रों, राजनीतिक सदस्यता प्राप्त व्यक्ति को भारत का नागरिक कहा जाता है। राजनीतिक सदस्यता प्राप्त, नोट करते चलेंगे सभी स्टूडेंट साथ साथ में, राजनीतिक सदस्यता प्राप्त व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है। राजनीतिक सदस्यता प्राप्त, यह जो शब्द है ना, पॉलिटिकल मेंबरशिप, यानी जिस व्यक्ति के पास भारत की अपनी पॉलिटिकल मेंबरशिप होगी वह व्यक्ति भारत का सिटीजन कहलाएगा। तो पॉलिटिकल मेंबरशिप से मतलब है कि जैसे आपके पास अपनी वोटर आईडी होती है, ठीक है ना, आपके पास अपनी वोटर आईडी होती है, आपके पास अपना आधार कार्ड होता है, ठीक है ना, आपके पास ये सारी चीजें हैं। आप इनके माध्यम से भारत में वोट डाल सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपके पास अपनी जो पॉलिटिकल मेंबरशिप है, इसी के आधार पर आप देश के नागरिक कहलाते हैं। ये वोटर आईडी, ये आधार कार्ड किसी भी विदेशी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। तो वह विदेश का अगर कोई व्यक्ति है तो वो केवल पर्सन कहलाएगा, और अगर इंडिया का है कोई तो वो सिटीजन कहलाएगा। तो ये नागरिकता और नागरिक दोनों को मैंने एक एक लाइन में डिफाइन किया, इसको नोट कर लेंगे। आइए अगली बात हम बात करें बच्चों। भारत में जो नागरिकता का स्वरूप देखने को मिलता है वो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया बच्चों। में एकल नागरिकता को अपनाया गया, सिंगल। एकल नागरिकता का ये विचार जो है बच्चों ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया है ये विचार? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। दूसरी मैं बात करूं प्रिय छात्रों, तो नागरिकता जो टॉपिक आता है ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। किसका है बच्चों? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। और जब ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो जाता है तो इसमें संशोधन करने का अधिकार, इसमें संशोधन करने का अधिकार या इसमें कानून बनाने का अधिकार, ठीक है ना, कानून या संशोधन का अधिकार जो होता है वो केवल किसका होता है बच्चों? केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है ना। तो यूनियन लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का या अमेंडमेंट करने का राइट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसलिए जो सिटीजनशिप सब्जेक्ट है, इसमें एक्ट बनाना या इसमें अमेंडमेंट करना ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। अब बच्चों नागरिकता को भारत के संविधान में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक एनालिसिस किया गया है। यानी कि नागरिकता को भारतीय संविधान में भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित किया गया है। आइए सबसे पहले हम यहां पर आर्टिकल 5 को समझते हैं बच्चों। अनुच्छेद सॉरी आर्टिकल 5। स्टूडेंट, आर्टिकल 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता नोट करेंगे सभी छात्र। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अब इस आर्टिकल का मतलब क्या है? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का यहां पर मतलब है बच्चों कि सिटीजनशिप
एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का मतलब है बच्चों कि हमारा संविधान कब से प्रारंभ होता है? 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो जो व्यक्ति 26 नवंबर 1949 से पहले तक भारत में निवास कर रहा है वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। इसका मतलब ये होगा। या जो व्यक्ति जिसके माता या पिता भारत में जन्मे हो तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक कहलाएगा। या कोई व्यक्ति विदेश का है लेकिन संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहा है तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक कहलाएगा। तो यहां पर मैं तीन कुछ कंडीशन लिख देता हूं इस आर्टिकल में कि कौन व्यक्ति जो होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के लिए, किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के लिए कि या तो वो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, उस व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ हो, ठीक है ना, या इस व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, ठीक है ना, या यह व्यक्ति संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में निवास कर रहा हो। संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में निवास कर रहा हो। तो संविधान प्यारे बच्चों कब लागू हुआ? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो यानी कि 1950 के से 5 साल पहले यानी कि 1945 तक कोई व्यक्ति विदेश से आकर भी अगर बस गया होगा तो वो व्यक्ति भी भारत का यहां पर नागरिक कहलाएगा। क्योंकि ये आर्टिकल इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले से कोई अगर भारत में निवास करता होगा तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आप आर्टिकल 5 में ये तीन कंडीशन है, इनको याद रख लीजिएगा। और एक्चुअल में मेन आर्टिकल तो इतना ही है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता आपको याद रख लेना है। बहरहाल ये आर्टिकल जो है एसएससी या वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये यूपीएससी या हम बात करें सीडीएस एनडीए वगैरह हो गया या पीसीएस जो हो गया, इस टाइप के एग्जाम में आर्टिकल पूछे जाते हैं। आपको बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है, एसएससी पर्पज से आर्टिकल याद नहीं करना है, ठीक है ना। आइए अनुच्छेद नंबर 6 आर्टिकल 6। स्टूडेंट आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत को आए थे, उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए थे, वे व्यक्ति नागरिकता का अधिकार रख सकते हैं अपने पास, या उन व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है इस आर्टिकल में जिन व्यक्तियों ने पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन किया। प्रव्रजन किया का मतलब है माइग्रेट हुए, वो डिस्प्लेस हुए। कहां से? पाकिस्तान से भारत आए। जैसे यहाँ छोटा सा मैप में बना दे रहा हूं बच्चों, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये इंडिया हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया, ठीक है ना, और भारत में आके बस गया, उसमें नागरिकता देने की बात कर रहा है आर्टिकल 6 में। लेकिन यह व्यक्ति जो है वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ चुका हो। कब आ चुका हो? 19 जुलाई। ये व्यक्ति जो है ये अगर 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आकर बस चुका होगा तो व्यक्ति इसको नागरिकता मिल जाएगी। या वह व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा हो या 1935 के भारत शासन अधिनियम में वो मेंशन्ड हो तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ध्यान रखना है आपको बच्चों इतनी सी बात कि नागरिकता के अधिकार उन व्यक्तियों के हैं इस आर्टिकल में जिन व्यक्तियों ने पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किया है, माइग्रेट किया है, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता के अधिकार। आइए आर्टिकल 7 देखिए। आर्टिकल 7 में जस्ट ये आर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। इसमें बच्चों उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात की गई है जिन व्यक्तियों ने भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किया है।
भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किया है, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले। अब बच्चों एक बात यहां पर समझ में नहीं आती है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया उसे भारत के संविधान में नागरिकता का अधिकार क्यों दिया जाएगा? तो स्टूडेंट ये आर्टिकल एक्चुअल में जब आप बेसिक पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, तो ये आर्टिकल अधूरा सा है कुछ। अगर आप इसे पढ़ेंगे ना तो आप खुद उलझ जाएंगे इसमें। कैसे उलझ जाएंगे इसमें? क्योंकि ये आर्टिकल कह रहा है कि इसमें उन व्यक्तियों को सिटीजनशिप राइट दिया गया है जो व्यक्ति इंडिया टू पाकिस्तान ट्रांसफर हुए हैं। अब यार जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया उसे सिटीजनशिप क्यों देंगे? लेकिन इस आर्टिकल में आगे की बात आपको पढ़ने को नहीं मिलती है किताबों में। आगे की बात यह है कि जो व्यक्ति, जैसे इधर हम ये बॉर्डर मान लेते हैं, इधर इंडिया हो गया बच्चों और इधर पाकिस्तान हो गया। जो व्यक्ति क्या हुआ, मार्च 1947, मार्च 1947 में क्या हुआ, मार्च 1947 के बाद से क्या हुआ, वो गया पाकिस्तान। ठीक है ना? अब जब वो पाकिस्तान गया तो उसकी भारत से नागरिकता टर्मिनेट हो गई, समाप्त हो गई। उसको नागरिकता कहां की मिल गई? पाकिस्तान की मिल गई, यहां से तो खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ बच्चों, वो यहां पर 2-4 महीने या 6 महीने रहा और हुआ क्या, उसके बाद वो जुलाई 1948 से पहले फिर वापस आ गया। क्या हुआ? जुलाई 1948 से पहले वो फिर वापस आ गया। तो पहले तो वो भारत से गया लेकिन उसके बाद फिर आ गया। अच्छा, जब वो भारत से गया था तो भारत की नागरिकता समाप्त होगी, पाकिस्तान की मिल गई उसको। तो इसमें उसी व्यक्ति की नागरिकता की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया मार्च 1947 के बाद, लेकिन वो जुलाई 1948 के बाद फिर से भारत में आ गया, तो उस व्यक्ति को नागरिकता देने की आर्टिकल बात कर रहा है। ठीक है ना? समझेंगे इस आर्टिकल को। चलिए आर्टिकल नंबर देखिए बच्चों 8, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में बताया गया बच्चों कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। विदेश में रहने वाले कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। यह आर्टिकल कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो विदेश में निवास करता है, जो विदेश में निवास करते हैं लेकिन भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन है, उनको भी यह आर्टिकल सिटीजनशिप राइट प्रोवाइड कर रहा है। अब भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक से मतलब है कि बच्चों कोई व्यक्ति जो एजुकेशन पर्पज से या मैरिज पर्पज से या जॉब के पर्पज से वहां सेटल हो गया और वहीं पर उसने सिटीजनशिप को प्राप्त कर लिया। तो बच्चों वो भारत का था लेकिन उसने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली है, तो वह व्यक्ति भारतीय मूल का सिटीजन कहलाएगा, इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को बच्चों पीआईओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो भारतीय मूल के सिटीजन होते हैं ना, वो पीआईओ कहलाते हैं बच्चों। तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति होंगे वो सब क्या कहलाएंगे बच्चों? पीआईओ, पीआईओ। अब ये पीआईओ का मतलब क्या बच्चों? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब बच्चों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से मतलब है कि भारतीय मूल का नागरिक, सॉरी भारतीय मूल का व्यक्ति। इसका हिंदी मीनिंग अगर आप अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में निकालेंगे तो इसका मतलब आता है कि भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति भारतीय मूल का है और विदेश की नागरिकता प्राप्त करके वो विदेश में निवास कर रहा है, वह पीआईओ कहलाएगा। अब बच्चों ये पीआईओ जो है ना, ये कोई भी हो सकता है। ये पाकिस्तान में भी जाके बस सकता है, या अफगानिस्तान में, इराक में, चाइना में, कहीं पर भी बस सकता है। तो पीआईओ तो भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है जिसने किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप को प्राप्त कर लिया है। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया बच्चों, बे पीआईओ जो समुद्र पारीय हैं, बे पीआईओ जो समुद्र पारीय हैं, समुद्र पारीय का मतलब है जैसे इंग्लैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रसिया है, इन देशों में अगर कोई पीआईओ है तो उसको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चों? ओसीआई कार्ड। पीआईओ के लिए ओसीआई कार्ड देने की घोषणा हुई थी। अब ये ओसीआई बच्चों क्या है? देखिए ओसीआई का मतलब होता है बच्चों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है बच्चों? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
यानी कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, समुद्र पारीय भारत का नागरिक। ओवरसीज यानी ओवरसीज का मतलब है समुद्र के पार। तो वह नागरिक जो समुद्र पारीय निवास करता है, भारतीय मूल का है, उसको ओसीआई कार्ड देने की बात की गई थी। अब ये ओसीआई कार्ड देने की बात जो हुई थी बच्चों 2003 में, कब हुई थी? 2003 में ओसीआई कार्ड देने की बात हुई थी, जब दिल्ली में प्रथम प्रवासी सम्मेलन हुआ था। दिल्ली में प्रथम प्रवासी सम्मेलन के दौरान 2003 में पीआईओ नागरिकों के लिए ओसीआई कार्ड देने की घोषणा हुई थी। अब बच्चों 2003 में तो हुई थी घोषणा, अब इस ओसीआई कार्ड को बच्चों 2005 से देना शुरू कर दिया, 2005 से इसे लागू कर दिया गया। अब ओसीआई होल्डर जो पर्सन होगा वो भारत में बगैर वीजा के कितने भी साल तक निवास करता है, खास तौर से बच्चों 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक ये भारत में निवास कर सकता है विदाउट वीजा के। इसे केवल पासपोर्ट बनवाना होगा भारत आने के लिए, और ये 15 वर्षों तक निवास कर सकता है। इसके बाद भी ये निवास कर सकता है, बस ओसीआई कार्ड को इसे क्या करना है, दोबारा से रिन्यू कराना होगा। हम बात करें बच्चों, इस ओसीआई व्यक्ति को जो कार्ड मिल गया है, ध्यान रखना, इसको दोहरी नागरिकता वाला प्रमाण पत्र नहीं कहेंगे, डुअल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इसको नहीं कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी बच्चों, ये कोई दोहरी नागरिकता वाला सर्टिफिकेट नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है। एक तो बात ये याद रखनी है, और क्या याद रखनी है कि ये ओसीआई होल्डर पर्सन भारत में रह तो सकता है, लेकिन इसे भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ये भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है ना, चुनाव नहीं लड़ सकता, भारत में ये वोट नहीं डाल सकता, ठीक है ना, और ना ही भारत में ये गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता, यानी कि ये सरकारी नौकरी को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो बच्चों इससे ये 3 टाइप के राइट नहीं होंगे, क्योंकि ये तो केवल भारतीय नागरिक के लिए ही दिए जाते हैं। भारत का ही कोई नागरिक चुनाव लड़ सकता है, भारत का ही नागरिक वोट डाल सकता है, और भारत का नागरिक ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो ये जो 3 चीजें होंगी बच्चों, ठीक है ना, ये ओसीआई के लिए वैलिड नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है आपके लिए। आइए अगली मैं बात करता हूं बच्चों आर्टिकल नंबर 9 की। देखिए आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वह अपने देश की नागरिकता से स्वतः वंचित हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर क्या होगा बच्चों, अपने देश की नागरिकता से वंचित हो जाएगा। इसमें आर्टिकल में यही बात कही गई है कि अगर आपने वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप किया है, अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ली है, तो आप अपने देश की नागरिकता से सेल्फ टर्मिनेट हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों इटली इसका अपवाद है। हम बात करें, इसमें नोट डाल के एक बात लिख सकते हो इस आर्टिकल के लिए कि इटली इसका क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इटली क्या है बच्चों, इस बात का एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि इटली का सिटीजन दुनिया में किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, दुनिया में किसी भी देश की से उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं करता, अपने देश से उसकी नागरिकता को टर्मिनेट नहीं करता है। अब जैसे इटली का अगर कोई सिटीजन किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप को प्राप्त किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके पास 2 नागरिकताएं हैं, एक तो अपने देश की नागरिकता और एक उसके पास जिस देश की उसने नागरिकता स्वीकार की है उस देश की, ठीक है ना। तो इटली इसका एकमात्र दुनिया का अपवाद माना जाता है, ठीक है ना। आइए बच्चों आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल 10 में क्या बात कही गई है, इस अनुच्छेद में नागरिकता का अधिकार बने रहने की बात कही गई है बच्चों। क्या बात कही गई है इस अनुच्छेद में, बना रहेगा, यानी कि आपकी नागरिकता को कोई नहीं छीन सकता। यह आर्टिकल कह रहा है कि आपकी नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही आपकी नागरिकता को वंचित किया जा सकता है। लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानूनी प्रक्रिया द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, यानी कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही आपकी नागरिकता को आपसे छीना जा सकता है। कहने का मतलब है
कि भारत के संविधान में या भारतीय संविधान में जो भी रूल रेगुलेशन है, आपने उन रूल रेगुलेशन में किसी भी रूल रेगुलेशन का वायलेंस किया, ठीक है ना, किसी भी रूल रेगुलेशन के आपने अगेंस्ट वर्क किया, तो आपकी सिटीजनशिप को छीना जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं खास तौर से बच्चों, पता चला कि जो हमारा शत्रु देश है, युद्ध के दौरान आप उस देश का सपोर्ट कर रहे हैं, पता चला कि आप जो है भारत की कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है या मिलिट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो अदर कंट्री को सेल कर रहे हैं, तो आप भारत के संविधान में विश्वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आप भारत के साथ धोखा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आप पर कानूनी प्रक्रिया चलाकर आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। अगर आप किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, भारत के हित में काम कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता को कोई नहीं छीन सकता। ये आर्टिकल इस बात का आपको भरोसा देता है, ठीक है ना। आइए आर्टिकल नंबर 11 देखिए। आर्टिकल 11 में बच्चों क्या बताया गया है? आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे बच्चों? कानून करने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। किसको बच्चों? केवल संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव को नहीं। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेटिव को इसलिए नहीं है क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ना कि स्टेट का या कॉन्करेंट का। तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि संघ सूची के विषय है, इसलिए केवल केंद्र सरकार ही इसमें कानून या संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। अमेंडमेंट या लॉ बनाने का जो प्रोसेस होगा वो केवल पार्लियामेंट के थ्रू होगा। तो बच्चों इस प्रकार पार्लियामेंट ने क्या किया, 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया। भारतीय संसद ने बच्चों नागरिकता संशोधन, सॉरी संशोधन वर्ड यहां अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल नागरिकता अधिनियम 1955 लिखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 का निर्माण किया 1955 में। इस सिटीजनशिप एक्ट में बच्चों अब तक 6 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है। कितनी बार हो चुका है बच्चों? अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है ना। अब वो 6 बार संशोधन कब कब हुआ मैं यहां पर बता रहा हूं आपके लिए। देखिए, पहली बार हुआ था इसमें 1986 में, जब बात कही गई थी कि जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक है ना। तो उस बेस को कैंसिल किया गया था कि केवल जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, यानी कि उसके माता या पिता कोई एक में से जरूर भारत में जन्मा हो। इसके बाद बच्चों 1992 में इसमें संशोधन हुआ था, 1992 में, ठीक है ना। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर संशोधन में यह कहा गया था कि कम से कम उसके माता पिता दादा दादी में से कोई भारत में पहले से निवास कर रहा हो तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो 1992 में अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद बच्चों 2003 में संशोधन हुआ। इसके बाद बच्चों 2005 में संशोधन हुआ, फिर 2015 में अमेंडमेंट हुआ और फाइनली बच्चों 2019 में संशोधन हुआ। यानी अब तक बच्चों 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 2019 वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको हम अभी बाद में एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों जो नागरिकता अधिनियम है, इसी अधिनियम में नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के 5 प्रकारों को एनालिसिस किया गया है। ध्यान रखना, इसी अमेंडमेंट में नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार और बच्चों नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार, ठीक है ना। यानी कि सिटीजनशिप एक्वायरिंग 5 टाइप की है और सिटीजनशिप टर्मिनेशन 3 टाइप की है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे हेडिंग डाल लेना इसमें आप, 5 टाइप एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार और नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार को हम अब पढ़ेंगे। जरा देखिए, सबसे पहला बच्चों इसमें जो बेस दिया हुआ है वो है जन्म के आधार पर। किस आधार पर? जन्म के आधार पर, ठीक है ना। जन्म के आधार पर नागरिकता आपको प्राप्त की जा सकती है कि अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक होंगे। लेकिन इसी जन्म के आधार पर की नागरिकता को 1986 में संशोधन करके इसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बना दिया गया था कि भाई केवल जन्म से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। आपके माता में या पिता या दादा या दादी का भी भारत में जन्म हुआ होगा, ठीक है ना, तो आपको नागरिकता देंगे हम, ठीक है। दूसरा है बच्चों बाई डिसेंट। बाई डिसेंट का मतलब है वंश के आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब है बच्चों कि
कम से कम आपके माता पिता या दादा दादी में पहले से भारत में रह रहे हो, ठीक है ना, यानी कि आपकी फैमिली पहले से भारत में रह रही हो, ठीक है ना, तो उस आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर यानी कि बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप जो है बच्चों, इसके लिए कम से कम किसी व्यक्ति को 7 वर्ष लगातार भारत में निवास करना पड़ेगा। कितने बच्चों? 7 वर्ष भारत में निवास करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं स्टूडेंट फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में है बच्चों देशीयकरण द्वारा नागरिकता। देशीयकरण, इसका मतलब होता है सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन। सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन, यानी नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत में कम से कम 11 वर्षों तक निवास करे, कम से कम 11 वर्ष तक निवास करे, ठीक है ना, और भारत की परंपराओं में घुल मिल जाए, भारत की परंपराओं में घुल मिल जाए, यानी कि ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, कल्चर, रिचुअल्स, ठीक है ना, उसका रहन सहन, खान पान, बोल चाल पूरी तरीके से भारतीय हो जाए, तो उस आधार पर उसको नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है ना। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा में लिखा है बच्चों भूभाग के शामिल करने पर, भूभाग शामिल करने पर। बच्चों अगर भारत में कोई लैंड मर्ज कर लिया गया है तो उस लैंड पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसी दिन से भारत के नागरिक कहलाएंगे जिस दिन से वह लैंड इंडिया में मर्ज हुआ है। जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट, देखो इधर बच्चों, आप जो ज्योग्राफी को अच्छे से हाँ बनाए, देखो ये जितना एरिया है ना बच्चों, ये वाला, ये मैं स्टार बना दे रहा हूं यहां पर, ये सिक्किम का एरिया है। सिक्किम 1975 से पहले भारत का पार्ट नहीं था, ठीक है ना। जब 1975 में, कब बच्चों? सिक्किम को 1975 में जब एंटर कराया गया भारत में, तो सिक्किम के जो लैंड पर रहने वाले जो सिटीजन हैं वो 1975 से ही भारत के सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लिया बच्चों यहाँ लाहौर है, यहाँ क्या है बच्चों? लाहौर है, भारतीय में मर्ज कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ जो इतने एरिया वाले जो नागरिक होंगे ना, वे जिस दिन से ये एरिया भारत में मर्ज हुआ है इसी दिन से मर्ज करने पर नागरिकता इस आधार पर दी जा सकती है, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी में बोल दे रहा हूं इस बात के लिए, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। अब देखिए 3 टाइप टर्मिनेशन के हैं बच्चों। टर्मिनेशन के कितने टाइप हैं? 3 प्रकार से हैं, ठीक है ना। आइए उन तीनों प्रकार को इधर नीचे पढ़ लेंगे। 3 टाइप ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है ना। समाप्ति के 3 प्रकार। देखो बच्चों, पहला मैं एक बार लिख रहा हूं, हिंदी में भी बोलूंगा पूरा। रिनाउंसिएशन, इसका मतलब है स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग। इसका मतलब क्या बच्चों? स्वेच्छा से परित्याग करना। रिनाउंसिएशन का मतलब होता है परित्याग करना, परित्याग। रिनाउंसिएशन का जो वर्ड मीनिंग है हिंदी में वो है परित्याग, यानी कि आप एजेड हो चुके हैं। एजेड का मतलब है कि आप एडल्ट हैं, लगभग 18 साल से ऊपर के हैं, आप समझदार हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आपके द्वारा अगर इस बात की घोषणा की जाती है कि मैं अपने देश की नागरिकता को छोड़ना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या प्रकार है बच्चों? दूसरा प्रकार है टर्मिनेशन, कि जब आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, किसी का, मान लिया अमेरिका, ब्रिटेन, किसी भी देश की सिटीजनशिप आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने देश की सिटीजनशिप से सेल्फ टर्मिनेट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगी आपकी नागरिकता, भारत से छीन ली जाएगी, ठीक है ना। तीसरा तरीका क्या है बच्चों नागरिकता समाप्ति का? इसका मतलब होता है नागरिकता से वंचित किया जाना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? वंचित किया जाना, ठीक है ना। तो वंचित करने का मतलब है कि आपने देश विरोधी कोई ऐसा काम किया है, आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप युद्ध के दौरान भारत के शत्रु देश का समर्थन करते हैं, या आप भारतीय सेना की जानकारी को किसी पड़ोसी शत्रु देश को बेचते हैं, या भारत की तकनीकी को आप बेचते हैं, ठीक है ना, तो कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसका मतलब होता है नागरिकता से वंचित करना, छीन लेना, उसकी सिटीजनशिप को छीन लेना, ठीक है ना, ये बात है। अब देखो बच्चों, जो हमने ऊपर एनालिसिस किया था ना कि इसमें अब तक 6 टाइम अमेंडमेंट हुआ है, 6 बार संशोधन हुआ है, उसमें आप 2019 सबसे लेटेस्ट वाला संशोधन पढ़ेंगे। तो अब नीचे एक हेडिंग डालते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अल्पसंख्यक नागरिक, कौन बच्चों, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत में नागरिकता का अधिकार होगा, ठीक है, अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर अल्पसंख्यक नागरिक कौन होता है इन तीन कंट्री में, देखिए ये तीनों कंट्री इस्लामिक कंट्री हैं, यानी मुस्लिम धर्म के नाम पर ये तीन देश हैं। तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो है यहाँ पर मेजोरिटी, यानी कि बहुसंख्यक है। उसके बाद बाकी सारे धर्म के लोग यहाँ पर कौन है, अल्पसंख्यक हैं। जैसे मैं बात करूं हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये जितने भी है ना, यहाँ सब किस में आते हैं, ये अल्पसंख्यक में आते हैं। और इनको यहाँ बहुत प्रताड़ित किया जाता है, इनके धर्म को मतलब ठेस पहुंचाई जाती है, ठीक है ना, जबरदस्ती, मतलब मेजोरिटी यानी मुस्लिम समुदाय के लोग इनसे शादियां कर लेते हैं, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं, इन तीनों देशों को छोड़ छोड़कर भारत आ जाते हैं। और ये कई सारे लोग तो सदियों से भारत में निवास कर रहे हैं, यानी कि इन्हें 50-50 साल हो गए भारत में डिस्प्लेस हुए, लेकिन बेचारों को उन देशों में भी तो कोई नहीं सुनता था। अब भारत में आ गए तो भारत में भी इनके पास नागरिकता नहीं है, यूं ही रोडों के किनारे झुग्गी झोंपड़ी डालकर निवास करते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया 2019 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर उन सभी इन तीनों देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत में नागरिकता देने का अधिकार दिया, और कहा कि जो व्यक्ति, ठीक है ना, अल्पसंख्यक है इन तीनों देशों का, वो व्यक्ति अगर 14 से पहले भारत में रह रहा है, ठीक है ना, तो उसे नागरिकता दी जाएगी। एक बात ध्यान रखना, इसमें कंडीशन अगर पूछ सकता है तो आपसे यह पूछ सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस वर्ष से पूर्व के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का अधिकार देता है। तो ध्यान रखना 2014 से पहले के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिकता देने का अधिकार देता है। अब यहां पर बच्चों विपक्ष के द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था, इस दौरान विपक्ष ने क्या किया, असम समझौता का हवाला दे दिया जो 1985। इन्होंने कहा देखो भाई, असम समझौता में एक बात कही गई थी, असम समझौता में यह कहा गया था कि 1900 जितने भी व्यक्ति भारत में आए, धर्म भारत से निकाला जाएगा, भारत से निकाला जाएगा, ठीक है ना, भारत से निकाला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है उन व्यक्तियों का धर्म नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म के थे, ठीक है ना। जितने भी 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद किया गया था, तो उस दौरान जो बांग्लादेश से भाग गए थे छोड़ छोड़कर, असम, वेस्ट बंगाल में जाकर बस गए थे, बांग्लादेश सरकार और उस समय की राजीव गांधी सरकार के बीच ये समझौता हुआ 1985 में कि जो भी 1971 के दौरान भारत में आए थे, उनका धर्म चेक किए बगैर उनको भारत से निकाला जाएगा। तो यहां पर कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया कि अब इस संशोधन में धर्म क्यों देखा जा रहा है कि केवल अल्पसंख्यक नागरिक या इस धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इसमें मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं शामिल किया गया, या इसमें धर्म वाली बात बीच में क्यों आ गई, ठीक है ना। एक तो इस बात का इन्होंने हवाला दिया। दूसरा कहा कि प्रताड़ित तो सिंघल भी है श्रीलंका में, श्रीलंका में एक जनजाति है सिंघल, ठीक है, सिंघल है और तमिल, लेकिन ये श्रीलंका में पूरी तरीके से प्रताड़ित होते हैं, तो इनको नागरिकता देने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया, ठीक है ना। और इन्होंने, विपक्ष वालों ने क्या कहा कि जो हिंदू रोहिंग्या हैं, जो हिंदू रोहिंग्या हैं म्यांमार में, वहां प्रताड़ित किए जाते हैं, भारत भाग आए हैं, इनको नागरिकता देने का प्रोविजन क्यों नहीं शामिल किया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2-3 मेन मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919 को चैलेंज किया, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने क्या किया, इन तीनों बातों को खारिज कर दिया गया और अंत में अपने संशोधन अधिनियम को ही
स्वीकार किया। ठीक है ना? तो प्रिय छात्रों, ये मेरे द्वारा आपको पूरा टॉपिक एनालिसिस किया गया नागरिकता से संबंधित। ठीक है ना? अगर आपको कहीं किसी भी प्रॉब्लम आए अगर समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं पूरी तरीके से उस बात को संतुष्टिपूर्ण समझा दूंगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक के लिए तब तक हम विदाई लेते हैं आपसे। और सभी बच्चे इस कंटेंट को एक बार दोबारा से देखकर आप फिर से नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा ये सिटीजनशिप के मामले में। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।